आज और एक वीडियो आपको प्रस्तुत करते हैं प्रॉफिट मार्ट एडवाइजरी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज का सेक्टर जो हम बताने वाले हैं वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है और सेक्टर है एविएशन सेक्टर। हालांकि अभी इस सेक्टर से कोई बड़े नतीजे अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ये सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से और ओवरऑल सेक्टर की हेल्थ की पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अभी कोविड 19 के बाद ऐसा माना जा रहा है कि पूरी वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया में, एविएशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत बुरी तरह से इस डेवलपमेंट से पिटने वाला है। इनफैक्ट अगर हम ग्लोबल एयरलाइंस की बात करें तो काफ़ी एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, मॉरिशस में ये ऑलरेडी बैंक्रप्सी की तरफ चली हुई है। इनफैक्ट जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स है जैसे कि बोइंग और एयरबस है, यहाँ पे भी रिपोर्ट सुनने में आ रहा है कि एयरबस ने कहा है कि इनके लिए अभी सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हुआ है। तो ये सब बातों से ये एक संकेत जरूर मिलता है कि इंडिया में जो भी अभी एयरलाइन कंपनीज है, जो बची कुची 2-3 एयरलाइन कंपनीज है, जो सरकारी कंपनी जैसे एयर इंडिया है, यहाँ पे नतीजे कैसे होंगे और इनका आउटलुक क्या रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आज एविएशन सेक्टर पे इनका Q4 का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा और ओवरऑल आउटलुक आने वाले 12 से 15 महीने के लिए कैसा रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर सेक्टर आउटलुक की बात करें तो हमको लग रहा है कि पूरे FY21 में पूरे साल के लिए एयरलाइन कंपनीज का जो दिक्कत भरा मामला है वो कंटिन्यू रहेगा। हालांकि Q4 के नतीजे तो खराब आएंगे ही, लेकिन जिस प्रकार की इनकी बिजनेस मॉडल है और जिस प्रकार की ये प्रॉफिट मार्जिन्स पे ये काम करते हैं, हमको लग रहा है कि पूरा साल यानी FY21 कंप्लीटली एक वॉश आउट ईयर साबित होना चाहिए। अगर हम अप्रैल 19 और फरवरी 20 की बात करें तो बेसिकली अगर ट्रैफिक ग्रोथ की बात करें तो हमको लग रहा है कि डोमेस्टिक ग्रोथ तो ऑलरेडी गिर चुका है, क्योंकि 23 मार्च से पूरा कंप्लीट लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है। इसके बाद 3 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ था, अभी वापस 3 मई के बाद अभी और एक 15 दिन के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है। तो तब तक एयरलाइंस तो ऑपरेट करेंगी नहीं और इनके लिए हर एक एक दिन जब ये एयरक्राफ्ट उड़ता नहीं है, इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे हमने हमारे पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे करीबन 30 से 40% खर्चे जो होते हैं इनके फिक्स्ड कॉस्ट वाले होते हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट के खर्चे इनको कोई भी हाल में इनको रिकवर करने पड़ते हैं, उनको पे करने पड़ते हैं। तो इसका सीधा इम्पैक्ट इन एयरलाइंस के प्रॉफिटेबिलिटी पे रहेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स एज वेल एज डोमेस्टिक फ्लाइट्स ये तो 14 तारीख से सस्पेंडेड हो गए हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इसका इम्पैक्ट कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या होगा। ऑलरेडी कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि गो एयर है, इन्होंने ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज को कहा है कि ये लीव पे जा सकते हैं और इस लीव में इनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया ने भी कहा है कि जो सारे अलाउंसेस वो अपने पायलट्स को देते थे, कैबिन क्रू को देते थे और ऑफिसर्स को देते थे, इसमें भारी कटौती की गई है। और इंडिगो ने अनाउंस किया है कि हालांकि वो सैलरी बिल्कुल तरीके से काटेंगे नहीं, बट डेफिनेटली इन्होंने सैलरी कट्स करीबन 5 to 20% अनाउंस किया है। दोस्तों, ये सब देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि सारी एयरलाइन कंपनी जो इंडिया में है वो कोशिश कर रही है कि जितना डैमेज कम हो उससे वो काम चलाए, लेकिन माहौल ऐसा खराब है कि लग रहा है कि कम से कम आने वाले 6 से 12 महीने के लिए एयरलाइन सेक्टर है वो काफी बुरी तरह से रिकवरी के मोड में नहीं रहेगा, और जो भी ग्रोथ आएगा वो ऑब्वियसली FY22 में आने की अपेक्षा है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री में हम अगर देखें तो बेसिकली अभी ऐसा माहौल हुआ है कि पूरा सेक्टर ने गवर्नमेंट की तरफ हाथ बढ़ाया है। इन्होंने कहा है कि अगर एविएशन सेक्टर को कोई बड़ा सा फिस्कल पैकेज या स्टिमुलस मेजर्स आते नहीं है तो हो सकता है कि काफी एयरलाइंस जो अभी हेल्दी है वो पूरी तरह से कर्जा बैलेंस शीट होने के कारण, काफी कैपिटल इंटेंसिव मॉडल होने के कारण ये पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट इंडिगो एयरलाइन जो अभी कंट्री का सबसे बड़ा डोमेस्टिक एयरलाइन है और करीबन 45-48% मार्केट शेयर एंजॉय करता है, हालांकि ये इसके बाद हुआ है जब जेट एयरलाइंस कंप्लीटली बंद हो गया। हमको लग रहा है कि यहाँ पे भी दिक्कतें बढ़ सकती है, हालांकि इंडिगो इस माहौल में सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। क्लियरली हमको लग रहा है कि अगर रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट से आता है तो एयरलाइन सेक्टर चाहेगी कि इनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे,
इनको थोड़े से जो खर्चे एयरपोर्ट्स पे ये जो खर्चा करते हैं उसमें थोड़ी सी रियायत दे, क्योंकि हमको लग रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम से कम 40% होते हैं। क्रूड का जो फॉल इन अभी आया है वो हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी रिलीफ इन कंपनीज को देगा, क्योंकि जब तक पूरी तरह से नॉर्मल सी नहीं होती तब तक दोस्तों हमको लग रहा है कि ये क्रूड के जो कीमतें गिरी है इसका कोई सीधा इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे नहीं आएगा। इनफैक्ट काफी डोमेस्टिक एयरलाइन जैसे स्पाइस जेट है, इंडिगो है, इन्होंने ये भी कहा है कि जो नए एयरक्राफ्ट्स आने की जो तारीख थी इसको भी अभी उन्होंने पोस्टपोन किया है। हालांकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन आने के बाद भी हमको नहीं लग रहा है कि इस साल कोई डोमेस्टिक एयरलाइन नई एयरक्राफ्ट की बात करेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो काफी कम रहने की उम्मीद है। क्योंकि हम समझते हैं कि जो इंडिविजुअल ट्रैवल है वो काफी कम होने की संभावना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का काफी बड़ा थ्रेट है। और दूसरी बात, कॉरपोरेट्स भी नहीं चाहेंगे कि वो अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा सा और रिस्क जोन में डाले। तो काफी हद तक हमको रिपोर्ट्स ग्राउंड से मिल रही है कि काफी लोग डिजिटल मीडियम से, ऑनलाइन मीडियम से अपनी मीटिंग्स, अपने अपॉइंटमेंट्स या अपने जो कस्टमर्स के साथ जो भी बातचीत करनी होती है वो उस प्रकार करेंगे। और ये मामला को थोड़ा सा सुधरने के लिए हमको लग रहा है कम से कम 8 से 12 महीने लगेंगे। अ, और एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि गवर्नमेंट ने करीबन 11 से 12% एटीएफ के प्राइसेस में कटौती की थी करीबन 23 मार्च से। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि क्रूड के कीमतों में जैसी गिरावट आई है, वैसे ये एटीएफ के प्राइसेस में गिरावट का फायदा इन एयरलाइंस को बिल्कुल मिला नहीं है, क्योंकि करीबन सारे ऑपरेशंस अभी सस्पेंडेड है 25 मार्च से। दूसरी जो नेगेटिव बात एयरलाइन कंपनीज के लिए कि जो आईएनआर है यानी रुपया है, जो करीबन 6% क्वार्टर 4 यानी जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में डेप्रिशिएट हुआ है। अभी डेप्रिसिएशन का सीधा मतलब होता है कि उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और इसका यूएस डॉलर में अगर हम आउटगो देखें तो उनके खर्चे बढ़ेंगे। और ऊपर से इसका मतलब क्या है कि इनके जो फॉरेक्स के जो लॉसेस है वो थोड़े से और बढ़ेंगे। ये हम इनको एमटीएम लॉसेस बोलते हैं, यानी मंथ टू मंथ लॉसेस। और ये इनके लिए डेफिनेटली और दिक्कत की बातें होंगी। इनफैक्ट काफी एयरलाइंस अपने जो एरोप्लेन्स होते हैं वो ऑपरेटिंग लीज पे लेते हैं, और ऑपरेटिंग लीज का जो खर्चा होता है वो डॉलर में होता है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है दोस्तों कि मैं कोई एसेट मेरे खुद के पैसे से नहीं लेता, मैं उसको लीज पे लेता हूँ। इसका मतलब है कि मुझे एयरक्राफ्ट यूज करने के लिए एक 15 साल 20 साल दिए जाते हैं, और 20 साल के पीरियड में मुझे वो लीज का खर्चा हर महीना देना पड़ता है। तो ये लीज का खर्चा भी अभी इन एयरक्राफ्ट के लिए काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि ये एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है और ये डॉलर में पेमेंट होता है। तो रुपया अगर डेप्रिशिएट होता है तो उसका मतलब डॉलर पेमेंट्स में और ज्यादा बढ़त बढ़त होगी, और इसका सीधा इम्पैक्ट इनके लॉसेस पे होगा जो काफी और बढ़ेंगे। दूसरी बात, हम समझते हैं कि ओवरऑल जो एयर ट्रैफिक है वो ऑलरेडी दब चुका है, और ट्रैफिक को नॉर्मल सी होने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे। और ये भी एक स्लो प्रोसेस रहेगा। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन इमीडिएटली हटाने के बाद एयर ट्रैफिक इमीडिएटली रिज्यूम होगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि जो विमान एरोप्लेन्स एयरपोर्ट्स पे पार्क किए हैं, इनकी मेंटेनेंस, इनका जो रीहॉलिंग, ये सब करने के बाद, इनकी सेफ्टी देखने के बाद ही आपको वापस नॉर्मल एयरफेयर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, क्लियरली ऐसा लग रहा है कि अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये सेक्टर को अगर रिज्यूम करने को कहा जाता है तो भी कम से कम महीना 2 महीना तो आराम से लगेंगे, जब तक नॉर्मल सी नहीं आती, और उसका सीधा इम्पैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी नेगेटिव होगा। अभी दोस्तों कौन सी कंपनीज है यहाँ पे, गिनी चुनी 2-3 कंपनियां हैं। तो पहली कंपनी जो हमको लग रही है, जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडियन मार्केट में, दोस्तों हमको लग रहा है कि इंडिगो जो देश का सबसे बड़ा डोमेस्टिक प्लेयर है, इसने देखा है कि करीबन जो पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ है वो करीबन 1% से नीचे हुआ है। और बेसिकली ट्रैफिक ग्रोथ इसलिए इम्पैक्ट हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव था, और आउटब्रेक जो कोरोना वायरस का हो गया इससे चिंताएं और बढ़ी है। अगर हम Q4 के रेवेन्यू की बात करें तो करीबन 82 बिलियन यानी 8,200 करोड़ का करीबन रेवेन्यू आने की अपेक्षा है। करीबन 4% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफा लॉस हमको लग रहा है कम से कम 3 बिलियन यानी 300 करोड़ आने की अपेक्षा रहेगी।
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बजाय प्रॉफिट लॉस जो यू नो एबिटा लॉस के बाद आएगा वो करीबन 17.5 बिलियन होगा। दोस्तों ये 17.5 बिलियन का मतलब है करीबन 1750 करोड़। तो मैं समझता हूँ कि ये रिजल्ट्स बहुत ही खराब आने की उम्मीद है। हो सकता है स्टॉक में थोड़ी और भारी गिरावट आए रिजल्ट्स आने के बाद। लेकिन इस कंपनी में सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि कंपनी के पास करीबन 94 बिलियन यानी 9400 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेशन, जो हम फ्री कैश फ्लो बोलते हैं, जो इनके पूरे कर्जे के मुकाबले में काफी ज्यादा है। हालांकि आगे अगर कंडीशन और खराब हुई तो डेफिनेटली ये फ्री कैश फ्लो भी इम्पैक्ट हो सकता है। इस स्टॉक में जो बड़ा इनपुट जो मार्केट क्विकली वॉच करेगा वो बेसिकली मैनेजमेंट का क्या रेवेन्यू और वॉल्यूम गाइडेंस रहेगा आने वाले साल के लिए। और ये कमेंट्री जो मैनेजमेंट की आएगी दोस्तों वो स्टॉक के मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों हमको लग रहा है कि ये स्टॉक में डेफिनेटली और कमजोरी आने की पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली रिजल्ट्स सभी ने डिस्काउंट किए हैं, लेकिन नंबर आने के बाद हमको लग रहा है शायद प्राइस एक्शन और देखने को मिले। दूसरी कंपनी जो इंपॉर्टेंट है और जो हमारे लिस्ट में है वो है स्पाइस जेट। दोस्तों स्पाइस जेट में ट्रैफिक ग्रोथ जो है वो करीबन 10.7% का ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड किया है। इनका जो नंबर आया है वो करीबन 6 मिलियन है चौथे तिमाही में। क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन हुआ है, कोरोना वायरस का भी इम्पैक्ट हो चुका है और लोड फैक्टर जो हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को कहते हैं एयरलाइन बिजनेस में, वो भी करीबन गिरा है करीबन 87.8%। यहाँ पे दिक्कतें दोस्तों काफी ज्यादा है स्पाइस जेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो चौथे तिमाही का जो रेवेन्यू है दोस्तों वो करीबन 17% गिरने की 17% बढ़ने की अनुमति है, करीबन 29.5 बिलियन यानी 2950 करोड़। लेकिन यहाँ पे जो कामकाजी लॉस है वो करीबन 370 करोड़ आएगा। और जो बॉटम लाइन है यानी जो घाटा है नेट आफ्टर डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, वो करीबन 1000 करोड़ के करीब आने की उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी को उभरने के लिए काफी समय लगेगा। ऑलरेडी ये स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी पिट चुका है, लेकिन आगे की जो रिकवरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस कंपनी के पास दोस्तों बेसिकली बैलेंस शीट बहुत कमजोर है। इसके पास कोई फ्री कैश फ्लो जैसा कोई बड़ा नहीं है। इतने सालों से ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो बहुत कम दिखा रहा है। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये बहुत ही तकलीफ वाला सिचुएशन में है। इनके पास जो जेट एयरवेज के लिए हुए 30 एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इस समय में 30 एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारा कुछ उनके प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पे इम्पैक्ट होगा। दूसरी बात, इनके पास ऑलरेडी 13 मैक्स एयरक्राफ्ट थे। आपको पता होगा कि ये मैक्स एयरक्राफ्ट में बहुत टेक्निकल नैक्स पाए गए थे। और इसका मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट तो वैसे भी पहले तकलीफ में थे, और ऐसे माहौल में अगर उनको ठीक ठाक रखना है तो मेंटेनेंस कॉस्ट, रीहॉलिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होने की उम्मीद है। और जैसे मैं बता रहा था इन कंक्लूजन की, कंपनी के पास कर्जा काफी सिग्निफिकेंट है। अगर हम कंपनी की डेट की बात करें तो करीबन 1000 करोड़ का डेट है। और इसके पास बिल्कुल कोई फ्री कैश फ्लो नहीं है, कोई कैश नहीं है बैलेंस शीट पे। तो दोस्तों जैसे हमने पहले भी हमारे वीडियो में कहा था कि जिस कंपनी के पास कर्जा ज्यादा है, कैश फ्लो नहीं है और जो कैश बुक्स पे बिल्कुल नहीं है, वो कंपनीज को ज्यादा मार मिलने की अपेक्षा इस साल में होगी। क्योंकि इनके लिए आगे आने वाला समय काफी खराब होगा। तो स्पाइस जेट हालांकि काफी गिर चुका है। आगे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी वॉल्यूम ग्रोथ पे, एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन पे और नॉर्मल सी पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और मार्केट्स इस मैनेजमेंट कमेंट्री को बहुत ध्यान से सुनेगी। दोस्तों कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि एयरलाइन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमी से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। तो आज कंडीशन ऐसी है कि ग्लोबली जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होने की उम्मीद आ रही है। डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी भारत की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे करीबन 1 से 2% का जीडीपी ग्रोथ बढ़ने का अनुमान है। तो ओवरऑल हमको नहीं लग रहा है कि आने वाले 12 महीने में कोई बड़ा री रेटिंग होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एयरलाइन सेक्टर तभी बढ़ेगा जब नॉर्मलसी आएगी, जब लोग कंप्लीटली इस वायरस से मुक्त हो जाएंगे। और अभी तो कोरोना वायरस अभी भी चल रहा है।
काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने रेड ज़ोन, ऑरेंज ज़ोन और ग्रीन ज़ोन्स किए हैं, लेकिन फिर भी क वायरस का कोई सॉल्यूशन अभी मिला नहीं है। तो हमको लग रहा है कि इस कारण इस सेक्टर में कमज़ोरी आगे भी रहेगी। दूसरी बात, अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंडेड होता है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा वो बेसिकली एयरलाइन सेक्टर के लिए इसलिए होगा क्योंकि इनका जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बेसिकली लोग एयरलाइंस के बजाय ट्रेन में जाने की बात सोचेंगे, रोड सेक्टर यूज करने की बात सोचेंगे, क्योंकि कहीं भी हो अल्टीमेटली लोग अपनी जान को ज्यादा सेफ रखेंगे। और दूसरी बात, नॉर्मल सी, जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्मल सी को भी अगर लॉकडाउन एक आध महीने में बंद भी होता है और नॉर्मल सी अनाउंस होती है, तो भी इसके लिए कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे जब तक पूरी तरह से एयरक्राफ्ट फुली सर्विसेबल हो। दूसरी बात, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमने होटल्स और टूरिज्म की बात की थी हमारे पहले वीडियो में, दोस्तों टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री ये एयरलाइन सेक्टर के लिए बहुत बड़े ड्राइवर है। यहाँ पे जो हमको संकेत ग्राउंड रिपोर्ट से मिल रहे हैं वो काफी खराब है। लोग कह रहे हैं कि आने वाले 6 से 12 महीने के लिए पूरी तरह से टूरिस्ट और होटल्स का जो सीजन है, बिजनेस है, वो पूरी तरह से ठप हो गया है। और जो भी रिकवरी आएगी वो कम से कम 12 से 15 महीना लगेगी। तो होपफुली हमको लग रहा है कि ओवरऑल जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, एयरलाइन सेक्टर है, इसको रिकवरी के लिए होपफुली 12 से 15 महीने का रिकवरी पीरियड लगेगा। तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि नॉट ओनली निवेशकों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि जो एटीएफ है, ये जो टैक्सेस ये सेक्टर गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करता है, इसमें काफी बड़ी मात्रा से गिरावट आने की संकेत है। और इसलिए ये फिस्कल बैलेंस का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू इस सेक्टर से मिलता था वो भी शायद मिलेगा नहीं। बट मोटा मोटी हमको यही लग रहा है कि अभी इस सेक्टर में निवेश करने का मौका नहीं है। हालांकि ये शेयर ये सेक्टर में काफी गिरावट हो चुकी है, लेकिन हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी काफी गिरावट होने की संभावना है। दोस्तों ये हुआ आज का वीडियो एविएशन सेक्टर पे। हमको लग रहा है कि हमने काफी सिंपल तरीके में आपको बताया है। इसके बाद भी हम ऐसे काफी ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे सेक्टर्स पे, कंपनी के एनालिसिस पे, अच्छे फंडामेंटल कंसेप्ट्स पे, जिससे कि आपको निवेश करने में काफी अच्छा लगे और आपको अच्छी सुविधा मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर सर हमको बता दीजिए। हमको आपके जो फीडबैक है, क्वेश्चंस है, वो हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि सारे कमेंट्स हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे और जल्द से जल्द दूसरा वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।